हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितनी अवस्थाएं में पाई जाती है, और आज हम पढ़ने वाले कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। और बच्चों, उसमें से हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है मिश्रण। आज हम सबसे पहले हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे हमने पानी लिया, पानी के अंदर बच्चों हमने मिट्टी डाल दिया। जैसे हम पानी के अंदर मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी जो है इसके अंदर घुल जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, पानी लिया, अब पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया। जैसे ही बच्चों हम पानी के अंदर नमक डालेंगे तो हमने पानी लिया, अब पानी के अंदर बच्चों हमने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। और जैसे हम पानी के अंदर नमक डालेंगे तो बच्चों ये भी क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। बच्चों, मिश्रण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इन क्वेश्चनों को बच्चों ध्यान से समझना है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार जिसका नाम है समांगी मिश्रण, और दूसरा जिसका नाम है विषमांगी मिश्रण। इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। जिन मिश्रणों का घटक एक समान होता है, जिन मिश्रणों का घटक एक समान होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। समांगी मिश्रण जो होता है पूरी तरीके से घुल जाता है। समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या होता है? पूरी तरीके से घुल जाता है। और समांगी मिश्रण को हम छान कर अलग नहीं कर सकते। समांगी मिश्रण को अगर अलग करना हो तो हम उसे छान कर अलग नहीं कर सकते। यानी कि जिन मिश्रणों का घटक एक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बच्चों हमने नमक लिया और नमक को हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। और जैसे हम नमक को पानी में डालेंगे, बच्चों ये हमने पानी ले लिया और इसमें हमने क्या किया? नमक डाल दिया। और जैसे नमक को हम पानी में डालेंगे तो ये नमक जो होगा इसके अंदर घुल जाएगा और ये क्या कहलाएगा बच्चों? समांगी मिश्रण कहलाएगा। यानी कि नमक का जो घटक है पानी के अंदर एक समान है, मतलब फिक्स है। तो ऐसे मिश्रणों को हम क्या कहते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बच्चों हमने चीनी लिया था और चीनी को हमने क्या किया? पानी में डाल दिया। और जैसे चीनी को पानी में डालेंगे बच्चों तो ये भी क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। नमक का घोल एक समांगी मिश्रण है बच्चों, और चीनी का घोल भी क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। यानी कि जिन मिश्रणों का घटक एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो जिन मिश्रणों का घटक एक समान नहीं होता है, यानी कि जिन जो मिश्रण पूरी तरीके से नहीं घुलता है या जिन मिश्रणों का घटक एक समान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि बच्चों हमने पानी लिया और इस पानी के अंदर हमने मिट्टी मिला दिया। और जैसे हम पानी के अंदर मिट्टी मिलाएंगे तो मिट्टी जो होगा पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होगा, पूरी तरीके से इसके अंदर नहीं घुलेगा। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे हम चाय बनाते हैं तो बच्चों चाय पत्ती जो होता है पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होता है, पूरी तरीके से उसके अंदर नहीं घुलता है। तो ऐसे मिश्रणों को हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। बच्चों, कभी कभी इसका जो अंतर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताओ। अगर दो अंतर पूछेगा बच्चों तो पहले में क्या बताना है? जिन मिश्रणों का घटक एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिन मिश्रणों का घटक एक समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बच्चों, दूसरे पॉइंट में इसका उदाहरण देना है। चीनी और पानी का मिश्रण, ये भी एक समांगी मिश्रण है। अगर विषमांगी का पूछेगा तो बच्चों पानी और मिट्टी का मिश्रण, ये क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं विलयन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? इसमें भी सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको सही तरीके से समझना है। बच्चों, जब एक पदार्थ दूसरी पदार्थ में पूरी तरीके से घुल जाता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से घुल जाता है उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे बच्चों समांगी मिश्रण भी एक प्रकार के विलयन होता है। समांगी मिश्रण भी एक प्रकार के क्या होता है बच्चों? विलयन होता है। यानी कि समांगी मिश्रण में भी जो नमक था पानी में पूरी तरीके से घुल गया था, ठीक है। तो जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विलयन कहते हैं। यानी कि अगर हम पानी में नमक डालेंगे तो नमक जो होगा पूरी तरीके से क्या होगा? घुल जाएगा। पानी में जब हम नमक डालेंगे तो नमक जो होगा पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे? नमक का विलयन कहेंगे। अगर चीनी का विलयन बनाना है बच्चों तो हमें क्या करना है? चीनी लेंगे और चीनी को पानी में डाल देंगे, और जैसे चीनी को पानी में डालेंगे बच्चों तब क्या बन जाएगा? चीनी का घोल बन जाएगा, यानी कि चीनी का विलयन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जब एक पदार्थ दूसरी पदार्थ में पूरी तरीके से घुल जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? विलयन कहते हैं। विलयन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। विलयन बनाने के लिए दो पदार्थ चाहिए, एक विलय चाहिए और एक विलायक चाहिए।
एक विलय चाहिए, एक विलायक चाहिए। और जैसे हमने चीनी का विलयन बनाया, तो बच्चों चीनी का विलयन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए, और क्या चाहिए, चीनी चाहिए। क्या बिना पानी क्या बिना पानी के हम विलयन बना सकते हैं? क्या बिना हम चीनी के विलयन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यानी कि विलयन बनाना है तो हमें पानी भी चाहिए, और क्या चाहिए, चीनी भी चाहिए। तो विलयन बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, कितने पदार्थ चाहिए, दो पदार्थ चाहिए। एक विलय चाहिए और एक क्या चाहिए, विलायक चाहिए। विलय का मतलब गायब हो जाना। विलय का मतलब क्या होता है बच्चों, गायब हो जाना। जो गायब हो जाएगा उसे हम विलय कहेंगे। जैसे पानी में हमने चीनी डाला, और जैसे ही पानी में हमने चीनी डाला, चीनी क्या हो गया, इसके अंदर गायब हो गया, तो चीनी क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। यानी कि जो गायब हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, और जो गायब नहीं होता उसे हम विलायक कहते हैं। पहला तरीका तो बच्चों ये याद रखना है। उसके बाद बच्चों दूसरा तरीका पहचानने का है, जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे विलय कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, पानी लिया, हमने पानी ले लिया बच्चों, 10 ग्राम हमने पानी ले लिया। इस 10 ग्राम पानी में हमने क्या किया, 2 ग्राम है जो हमने इसमें नमक मिला दिया। और जैसे ही हम इसके अंदर 2 ग्राम नमक मिलाएंगे बच्चों, तो नमक जो होगा पानी के अंदर घुल जाएगा, और नमक क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। नमक क्या कहलाएगा बच्चों, विलय कहलाएगा। और पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। यानी कि जो विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं उसे विलय कहते हैं, और जो विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे विलायक कहते हैं। यहाँ जो पानी है बच्चों वो अधिक मात्रा में, और नमक जो है बच्चों कम मात्रा में। तो पानी है जो विलायक कहलाएगा, और नमक है जो जो क्या कहलाएगा बच्चों, विलय कहलाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है संतृप्त विलयन, और दूसरा आता है बच्चों असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन उसे कहा जाता है जिस विलयन में विलय घुलना बंद हो जाए, या जिस विलयन में विलय है जो ना घुले उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जिस विलयन में विलय घुलना बंद हो जाता है, यानी कि विलय नहीं घुलता है। जैसे मान लिया हमने नमक का विलयन बनाया, नमक का विलयन बनाने के बाद उसमें और नमक घोल दें, अगर वो नमक नहीं घुल रहा है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, संतृप्त विलयन कहेंगे। और जब तक नमक घुलता रहेगा उसके अंदर उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, असंतृप्त विलयन कहेंगे। कभी कभी बच्चों इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको सही तरीके से बच्चों ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं निम्नलिखित के गुण धर्म के बारे में। ये पेपर में जरूर आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को सही तरीके से समझना है, सही तरीके से क्लियर करना है, ताकि हमारे एग्जाम में जो ये क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन का सबसे पहला पॉइंट, विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अभी कुछ देर पहले में हमने पढ़ा था कि विलयन भी एक प्रकार के समांगी मिश्रण है। तो पहला पॉइंट याद रखना बच्चों, विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका दूसरा पॉइंट, विलयन के कणों को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे बच्चों हमने क्या किया, पानी में नमक डाल दिया, और जैसे ही पानी में नमक डालेंगे तो बच्चों नमक जो होता है दिखना बंद हो जाता है। क्या नमक के कण दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि विलयन के कणों को हम देख नहीं सकते। विलयन के जो कण जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम साइज का होता है। विलयन के जो कण होता है बच्चों उसका साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यानी कि पहला पॉइंट, विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट, विलयन के कणों को हम देख नहीं सकते। जैसे बच्चों हमने क्या किया, चीनी लिया, चीनी को हमने पानी में डाल दिया, और जैसे चीनी को हम पानी में डालेंगे तो चीनी के जो कण होंगे हमें दिखना बंद हो जाएगा। चीनी के कण हमें दिखाई नहीं देंगे, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर चीनी हमने डाल रखा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट याद रखना है, विलयन के कणों को हम छान कर अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने चीनी इसके अंदर घोल दिया, क्या हम चीनी को पानी में से छान कर अलग कर सकते हैं? हमने नमक डाल दिया, क्या नमक को पानी में से छान कर अलग कर सकते हैं? यानी कि विलयन के कणों को हम छान कर अलग नहीं कर सकते हैं। और बच्चों अगला पॉइंट, जब हम विलयन को विराम अवस्था में छोड़ देते हैं, यानी कि विराम अवस्था मतलब रेस्ट में छोड़ देते हैं, तब बच्चों विलयन के जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं। अब हमने शरबत बना लिया, चीनी का शरबत बना लिया, और शरबत बनाने के बाद हमने इसको रख दिया, बच्चों हमने 2 घंटे के लिए रख दिया, 3 घंटे के लिए रख दिया, तो क्या चीनी के जो कण होंगे नीचे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। अब बच्चों हमने नमक घोला इसके अंदर, नमक घोलने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने 4-5 घंटे के लिए रख दिया, तो क्या नमक के कण नीचे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि विलयन के जो कण होते हैं बच्चों नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं। और बच्चों अगला पॉइंट है, जब विलयन के अंदर से प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाते हैं। जैसे बच्चों हमने क्या किया, हमने नमक का विलयन लिया, इस नमक के विलयन में से हमने प्रकाश पास किया बच्चों। ठीक है। जैसे हम इसके अंदर से प्रकाश पास करेंगे तो प्रकाश को किरणों को जो बच्चों
नहीं फैला पाएगा, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश के किरणों को नहीं फैला पाते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से देखना, इसमें से हम प्रकाश पास कर रहे हैं, जैसे इसमें से प्रकाश पास करेंगे तो प्रकाश जो बच्चों सीधी जा रही है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, प्रकाश जो है सीधी जा रही है, यानी कि ये प्रकाश को पूरी तरीके से नहीं फैला पा रहा बच्चों। बीच में जो थोड़े बहुत जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है बच्चों, कांच के कारण दिख रहा है, लेकिन ये प्रकाश जो अंदर ध्यान देना बच्चों, जैसे ये विलयन के अंदर से प्रकाश गुजर रही है तो सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, प्रकाश के किरणों को है जो विलयन नहीं फैला पाता। यानी कि जब विलयन में से प्रकाश के किरणों को गुजारते हैं तो ये प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। बच्चों ये चीनी का घोल है, अब चीनी के घोल में से भी हम प्रकाश को पास करेंगे, और जैसे चीनी के घोल में से प्रकाश को पास करेंगे तो इसमें से भी प्रकाश है जो सीधी चली जाएगी, प्रकाश की किरणें जो सीधी चली जाएगी, क्योंकि ये भी प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाता है। ये भी क्या है, हमारा विलयन है। यानी कि विलयन जो होता है बच्चों प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 पॉइंट है जो विलयन का याद रखना है। पहला पॉइंट, विलयन जो एक समांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट, विलयन के कणों को हम छानकर अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि विलयन के कण है जो नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं। और बच्चों चौथा पॉइंट याद रखना है, जब विलयन के कणों को जब विलयन में से प्रकाश के किरणों को गुजारा जाता है तो ये प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाता है। तो ये पॉइंट है बच्चों विलयन का याद रखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं निलंबन के बारे में। निलंबन बच्चों एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है। जैसे बच्चों हमने क्या किया, मिट्टी लिया, अब मिट्टी को हमने पानी में डाल दिया, और जैसे बच्चों हम मिट्टी को पानी में डालेंगे तो बच्चों मिट्टी जो होगा पूरी तरीके से इसमें नहीं घुलेगा। इसका मतलब निलंबन भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। ये भी हमारा क्या हो गया, निलंबन हो गया। बच्चों जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय भी क्या कहलाएगा, एक निलंबन कहलाएगा। यानी कि निलंबन जो होते हैं एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। निलंबन क्या होते हैं, एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। और बच्चों निलंबन के कणों को हम छान कर अलग कर सकते हैं। इसमें से मिट्टी को छान कर अलग किया जा सकता है, हम है जो मिट्टी को छान कर अलग कर सकते हैं। और चाय में से चाय पत्ती को भी छान कर अलग कर सकते हैं, यानी कि वो भी क्या है कि निलंबन का उदाहरण हो गया। यानी निलंबन के कणों को हम छान कर अलग कर सकते हैं, और निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसे बच्चों देखो ध्यान से, इसमें मिट्टी जो दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके कणों को हम आसानी से देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक निलंबन है। यानी कि निलंबन के कणों को हम आसानी से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, जब निलंबन को विराम अवस्था में छोड़ दिया जाता है, इसके जो कण होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। देखो बच्चों मैंने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए छोड़ा है, ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे सेटल डाउन होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ बैठते जा रहे हैं। यानी कि निलंबन के कण जो होते हैं वो विराम अवस्था में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। उसके बाद बच्चों जब निलंबन में से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो ये प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देता है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बिलियन से बड़े होते हैं। इसके जो कण होते हैं बच्चों क्या होते हैं, बिलियन से बड़े होते हैं। और जैसे हम इसके अंदर से हम प्रकाश को गुजारेंगे, ये प्रकाश के किरणों को क्या करेगा बच्चों, फैला देगा। ध्यान से देखना बच्चों, हमने क्या किया, इसके अंदर से प्रकाश को गुजारा, देखो प्रकाश के किरणों को पूरी तरीके से फैला रहा है। प्रकाश को इतना फैला रहा है कि प्रकाश है जो इससे आर पार भी नहीं हो पा रहा बच्चों। ठीक है, यानी कि निलंबन जो होते हैं प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं, लेकिन विलयन ऐसा नहीं करता है। तो बच्चों एक और सुन लेते हैं निलंबन के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो पहला पॉइंट याद रखना बच्चों, निलंबन जो एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों को हम छानकर अलग कर सकते हैं, और इसके कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और जब निलंबन को हम विराम अवस्था में छोड़ देते हैं तो इसके जो कण होते हैं नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। और बच्चों जब हम निलंबन के अंदर से प्रकाश को गुजारते हैं, प्रकाश के किरणों को गुजारते हैं, तो प्रकाश के किरणों को फैला देता है। तो बच्चों इस पॉइंट को सही तरीके से याद रखना। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड का सबसे बढ़िया उदाहरण है बच्चों दूध। दूध जो है एक कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, और भी उदाहरण पूछेगा बच्चों तो चौक हो गया, चौक भी एक कोलाइड का उदाहरण है। तो बच्चों पहला पॉइंट याद रखना है, जो कोलाइड है एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है बच्चों, एक विषमांगी मिश्रण है। और कोलाइड के कणों को आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी कि नंगी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं। और बच्चों इसके कण इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश के किरणों को फैला देता है। और जैसे हम कोलाइड के अंदर से प्रकाश को पास करेंगे बच्चों, ये क्या करेगा, प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देगा। ध्यान से देखना बच्चों, हमने इसमें से लाइट पास किया, देखो किस तरीके से प्रकाश
प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला रहा है, यानी कि जो कोलाइड होता है वो प्रकाश के किरणों को फैला देता है, लेकिन इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि ये प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देते हैं। और बच्चों जब हम कोलाइड को विराम अवस्था में छोड़ देते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कण होते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा दूध है ये क्या हो गया, ये भी एक कोलाइड का उदाहरण हो गया, यानी कि चौक भी एक कोलाइड का उदाहरण होता है। तो बच्चों इसके चारों पॉइंट है जो सही तरीके से याद रखना है। एक बार और मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि विषमांगी मिश्रण है, और इसके कणों को हम छान कर अलग नहीं कर सकते हैं, और इसके कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देता है। ठीक है बच्चों, इन तीनों में से एक ना एक बच्चों एग्जाम में हर बार आता है। इन तीनों को सही तरीके से याद कर लेना है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इन तीनों के गुणधर्म को सही तरीके से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल है जो पूछे जाते हैं, एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, पहचानने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हम रासायनिक और भौतिक को कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन जो होता है, जो अपनी स्थिति में वापस नहीं आता है, जो अपनी स्थिति में वापस नहीं आता उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है और तापमान चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया बच्चों लोहे में जंग लगना। अगर लोहे में जंग लगना है तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, उसकी अवस्थाएं बदल जाएंगी, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों है बच्चों। अगर मोमबत्ती को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और बच्चों उसका मोम जो होगा पिघल कर नीचे जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। उसका जो मोम होता है ठोस रूप में होता है, और जैसे ही वो पिघलेगा बच्चों तो किसमें आ जाएगा, वो द्रव्य रूप में आ जाएगा, और उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा दोबारा से ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो बच्चों ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, यानी कि हम भोजन बना रहे हैं तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम पेड़ को काट रहे हैं बच्चों तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अगर हम आइस को यानी कि बर्फ को धूप में हमने रख दिया, बर्फ पिघलना शुरू हो गया, तो ये भी भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि जब दोबारा से उसे फ्रिज में रखेंगे तो दोबारा से कौन सी अवस्था में आ जाएगी बच्चों, ठोस अवस्था में। तो इस तरीके से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों अगर तुमसे ये पूछा गया कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, तो बताना है रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, तो रासायनिक और भौतिक दोनों कहलाएगा। बच्चों कभी कभी ये जो मोमबत्ती के बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे उदाहरण बताओ जिसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होता हो, तो बच्चों क्या उदाहरण देना है, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना जो है बच्चों रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। और बच्चों ध्यान रखना जो जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन्हीं टॉपिक में से सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना, वीडियो कई बार देखना है ताकि ये जो दोबारा से इसको रटना ना पड़े। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं अगला टॉपिक बच्चों जिसका नाम है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करते हैं, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बच्चों शुद्ध पदार्थ जो होते हैं जैसे बच्चों हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे बच्चों शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों जिसका नाम है तत्व, और दूसरा बच्चों जिसका नाम है यौगिक। तत्व और यौगिक, हम तत्व और यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों तत्व के बारे में, जो तत्व जो शब्द है बच्चों इसका इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने किया था, और बच्चों कब किया था, 1661 में किया था। यानी कि रॉबर्ट बायल ने 1661 में तत्व शब्दों का इस्तेमाल किया था। और बच्चों इसका जो डेफिनेशन दिया था, इसको जो परिभाषित किया था उसका नाम था एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए। क्या नाम था बच्चों, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। क्या नाम था बच्चों, जो तत्व को परिभाषित किया था उसका नाम क्या था, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने
तत्व का परिभाषा दिया था, इन्होंने बताया कि तत्व होता क्या है। तो बच्चों तत्व जो होता है, तत्व जो है ये हमारे पदार्थ का एक मूल रूप होता है। तत्व क्या है? पदार्थ का एक मूल रूप है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तत्व कहते हैं। और तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों एट प्रेजेंट टाइम, अभी के समय में बच्चों हमारे पास 118 तत्व हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारा दिया हुआ है वो टोटल कितने तत्व है बच्चों? 118 तत्व है। और उन 118 तत्वों को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा धातु, दूसरा हमारा अधातु और तीसरा आता है बच्चों हमारा उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। और बच्चों इससे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल है जो पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। तत्व समझ में आ गया बच्चों? तत्व क्या होता है? यानी कि तत्व जो है पदार्थ के एक मूल रूप है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं तोड़ सकते। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? तत्व है। और अभी हमारे पास वर्तमान काल में 118 तत्व है। कितने हैं बच्चों? 118 तत्व है। और तत्व जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों उससे पहले हम बात कर लेते हैं यौगिक के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे यौगिक के बारे में। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़ जाते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़ जाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे बच्चों हमने क्या किया? H2O लिखा। H का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। O का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है। यानी कि कितने तत्व है बच्चों इसमें? 2 तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे बच्चों हमने CO2 लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, इसे भी क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे हमने मीथेन का फॉर्मूला लिखा, CH4 लिखा, बच्चों इसमें कितने तत्व है? 2 तत्व है, कार्बन है और कौन है? हाइड्रोजन है। इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों? यौगिक कहेंगे। और बच्चों इसे हम मीथेन गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है, बायो गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये गोबर के अंदर 90+ से ज्यादा पाया जाता है। 90+% पाए जाते हैं। गोबर के अंदर सबसे ज्यादा जो मीथेन गैस पाया जाता है। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, ये भी क्या एक प्रकार के यौगिक है। जैसे बच्चों C6H12O6 बच्चों हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। ये भी एक प्रकार के क्या है? यौगिक है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक कहते हैं। इसको सही तरीके से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो पहचानने के लिए आ जाता है, एग्जाम में यौगिक, तत्व और मिश्रण को पहचानने के लिए आ जाएगा। यानी कि बच्चों जो आज हमने पढ़ा वो सारे के सारे वो टॉपिक है बच्चों जिनसे जो हर बार सवाल पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से अलग कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों इन टॉपिक को सही तरीके से समझ लेना है और एग्जाम आने से पहले सही तरीके से इसको याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में बच्चों एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं तत्व के कितने प्रकार होते हैं और धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।